खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर प्रयागराज से, जहां पर 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात कही गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को भी रूटीन रिमांड न देने का निर्देश जारी किया है। पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर ही पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया गया है। तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में रूटीन तरीके से गिरफ्तारी नहीं करने के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। और कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर ही पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में 41 खंड ए और बी की अगर बात की जाए और साथ ही 41 खंड ए में 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं करने का नियम बनाया जाए। तो 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फरमान जारी किया गया है। तो कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को भी रूटीन रिमांड न देने का निर्देश जारी किया है। पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर ही पुलिस रिमांड देने के आदेश दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर ही पुलिस रिमांड देने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रयागराज में 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। और अब जिन पर भी 7 साल से मुकदमे ऐसे दर्ज है या अपराध की श्रेणी में आते हैं, तब भी उन पर यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। तो जब तक रिमांड पूरी तरीके से तैयार ना हो, रिपोर्ट तैयार ना हो रिमांड में लेने के बाद से, तब तक कोई आदेश ऐसे जारी नहीं किए जाएंगे गिरफ्तारी के। और वहीं देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज होनी है। तो शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक बढ़ी है। कैबिनेट बैठक होगी सीएम आवास पर। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज होनी है देहरादून में और शाम 4 बजे का समय रखा गया है जब सीएम आवास पर यह कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। बजट सत्र आयोजित करने पर बैठक में फैसला हो सकता है। कक्षा 6 से 11 तक स्कूल खोलने पर लिया जा सकता है फैसला। कुंभ के लिए राज्य स्तरीय एसओपी पर हो सकती है चर्चा। राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों पर प्रस्ताव शामिल किया जा सकता है। तो राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग समेत ऐसे कई विभाग बताए जा रहे हैं जिनको इसमें शामिल किया जाना है और इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होनी है। तो आज शाम 4 बजे सीएम आवास पर देहरादून में यह बैठक बुलाई जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम उन नेताओं को, उन अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है जिन पर यह चर्चा होगी। तो कुंभ के लिए राज्य स्तरीय एसओपी पर भी चर्चा हो सकती है। तो एसओपी जो जारी की जा रही है, क्योंकि कुंभ की शुरुआत भी होनी है अगले महीने से और ऐसे में लगातार यही कोशिश कि कुंभ में भी कभी किसी को किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और बजट सत्र की शुरुआत होनी है। 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में शामिल रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि शाम 4 बजे जो सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है, कई मुद्दे ऐसे बताए जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को मुख्य तौर पर इस बैठक में उठाया जाएगा? देखिए, मुख्य तौर पर स्कूल खोलने को लेकर के फैसला है और इसमें 1 फरवरी से स्कूल खोलने की तैयारी है सरकार की, शिक्षा विभाग की, जिसमें कक्षा 6 से और 11 तक के स्कूल खुलेंगे, कक्षाओं वाले खुलेंगे। और ये चूंकि बंद हैं और इससे जो छोटे बच्चों के यानी जो प्राइमरी, प्राथमिक 5वीं क्लास तक का है, ये अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। और इसके बाद की तैयारी है तो उस पर आज फैसला हो सकता है कैबिनेट में। इसके अलावा
बजट सत्र आना है फरवरी में, तो उसकी तिथि को लेकर के भी आज घोषणा हो सकती है, कैबिनेट की मंजूरी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ और भी मामले हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, वो प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं कैबिनेट में। और इसके बाद कुछ राजस्व विभाग के मामले में, तो तकरीबन दर्जन भर के करीब ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में फैसले लिए जा सकते हैं, और वो कैबिनेट में मंथन के बाद जी। ठीक, इसमें कुंभ को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो एसओपी थी उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। क्या एसओपी में और भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुंभ को लेकर के एसओपी जारी की जा चुकी है? देखिए, जो कुंभ की एसओपी जारी की गई है वो भारत सरकार से की गई है, यानी केंद्रीय स्तर पर। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में राज्य सरकार अपनी एडिशनल चीजें भी कर सकती है, और अगर व्यवस्थाओं के मद्देनजर कुछ बदलाव करने हैं तो राज्य सरकार उसमें कर सकती है। ये राज्य सरकार का एक अधिकार होता है। तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि कुंभ में जिस तरीके से सभी श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, केंद्र सरकार की जो एसओपी जारी हुई उसके हिसाब से, उसको लेकर के स्थानीय व्यापारियों में और कुछ श्रद्धालुओं में भी थोड़ी सी असहमति सी नजर आई है पिछले दिनों। तो उसको लेकर के सरकार शायद कोई फैसला ले सकती है कि इसका एक तरीका क्या निकले कि दिक्कत भी ना हो, श्रद्धालुओं को सुरक्षा भी हो, कोरोना से भी सुरक्षा हो। तो एसओपी पर मंथन हो सकता है, इस तरह की पूरी संभावना है जी। ठीक है। और फहीम, बजट सत्र को लेकर भी चर्चा करने की बात कही गई, तो बजट सत्र को लेकर के किस तरीके की चर्चाएं होंगी, क्योंकि 1 फरवरी को ही बजट पेश होना है, और ऐसे में अगर ये कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, उत्तराखंड का बजट सत्र होना है, राज्य सरकार का वो अलग बजट सत्र होना है जिसको गैरसैंण में बुलाया जाना है। तो ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की घोषणा की थी कि गैरसैंण में बुलाया जाएगा, देहरादून में नहीं होगा विधानसभा का बजट सत्र। लिहाजा लेकिन उसकी तिथि घोषित होनी है, दूसरा स्वरूप पर भी चर्चा होनी है कैबिनेट में। तो केंद्र सरकार के बजट आने के बाद ही उत्तराखंड गवर्नमेंट का बजट सत्र होगा, विधानसभा का सत्र जो गैरसैंण में होगा। तो लेकिन लेकर के सरकार मंथन करेगी, कैबिनेट में उसमें कुछ चीजें तय होनी है, उसकी संभावना है कि आज उसको भी तय कर लिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फहीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कक्षा 6 से 11 तक स्कूल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में कैबिनेट बैठक बुलाई जानी, कुंभ के लिए राज्य स्तरीय एसओपी पर भी चर्चा हो सकती है। तो राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग समेत कई ऐसे विभागों के तरफ से प्रस्ताव पेश किए जाने हैं, शामिल इनमें बताए जा रहे हैं। ये कैबिनेट शाम 4 बजे की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर। तो वहीं लखनऊ में पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड्स को अब रेस्ट मिलने वाला है, और रेस्टिंग रूम उन्हें मुहैया कराया जाएगा। तो पुलिस के तर्ज पर होमगार्ड्स को रेस्ट रूम मिलने जा रहा है। थानों में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को भी जल्द मिलेगा रेस्ट रूम। महिला और पुरुष होमगार्ड के लिए होंगे अलग अलग कक्ष और शौचालय। जेल में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड के लिए भी ये व्यवस्था की जा रही है। मुख्यालय के अधिकारियों की मांग पर सीएम योगी ने मंजूरी दे दी है। होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारी प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हुए हैं। थाने में होमगार्डों के 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। एक शिफ्ट में 8 घंटे की होती है। एक थाने में एक शिफ्ट में करीब 20 होमगार्ड ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऐसे में जो महिला, अगर अधिकारी की बात करें, जो महिला होमगार्ड है, चाहे अगर पुरुष होमगार्ड की बात करें, इन दोनों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए जाने हैं, जिनमें ये दोनों ही अलग अलग कक्ष में अपना आराम कर सकेंगे। क्योंकि 8 घंटे की जब ड्यूटी होती है तो उनके लिए ये अलग अलग तरीके से कक्ष तैयार किए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ में अब जो पुलिस के तर्ज पर होमगार्ड्स को रेस्ट रूम दिया जा रहा है, उसमें तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कक्ष बनाए जा रहे हैं, और क्या कुछ व्यवस्था इसमें रहने वाली है? निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां होमगार्डों की समस्याओं को समझते हुए अब उनके लिए भी रेस्ट रूम की व्यवस्था की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और जो पीएसी के जवान हैं उनके लिए अब तक ये व्यवस्था होती है, अब ये होमगार्ड की व्यवस्था होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी थाने हैं सभी थानों पे अलग से होमगार्ड के लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें महिला और होमगार्ड के लिए अलग अलग रेस्ट रूम होंगे। तो कहीं न कहीं जहां पहले उनकी ड्यूटी के आवर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समायोजित किया था और उनकी ड्यूटी आवर्स को निश्चित किया था, और उनकी ड्यूटी लगातार महीने भर होमगार्ड रहे, ताकि कहीं न कहीं उनको वेतन के रूप में इतना पैसा मिले जिससे उनका खर्चा चल सकता हो। अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब वो रेस्ट रूम की व्यवस्था दी जा रही है, जिसको लेकर होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव तैयार किया जाने के बाद
इसका जो बजट होगा वो कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी थानों को बजट जारी किया जाएगा, जिसमें जो रेस्ट रूम है उनकी व्यवस्था की जा सके। जी लेकिन एसके, अगर यहाँ पे ड्यूटी की भी बात की जाए, क्योंकि 8-8 घंटे की सबकी शिफ्ट होती है और ऐसे में अगर ये व्यवस्था होमगार्ड्स को दी जा रही है तो होमगार्ड्स की तरफ से किस तरीके से इस बात को लेकर के खुशी जाहिर की गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर होमगार्ड्स के लिए बड़ी राहत बात जरूर है, क्योंकि जब वो ड्यूटी करते थे सभी थानों में करीब 20 से ज्यादा होमगार्ड्स की तैनाती है। ऐसी स्थिति में ड्यूटी के बाद कहीं न कहीं उनको या तो किसी दूसरे के कक्ष में जाना होता था या फिर वो सीधे घर जाते थे, जिससे कहीं न कहीं उनको रेस्ट नहीं मिल पाता था। तो निश्चित है कि इस सुविधा के बाद उनको बड़ी आराम जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी ड्यूटी की समस्या को समझते हुए कहीं न कहीं उनके लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था की है, तो निश्चित है कि रेस्ट रूम मिलने के बाद होमगार्ड्स में खुशी का माहौल जरूर है। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है और इसके प्रस्ताव तैयार होने के बाद ये बजट सभी जिले के थानों को जारी किया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वही खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां पर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में जहां प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी गोपाल रैनियार, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी विजय गुप्ता और जिला अध्यक्ष ओबीसी सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में बैठक के दौरान संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इसके बाद बैठक कर निर्णय लेते हुए ज्ञापन सौंपने की कार्य योजना भी बनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ने के लिए पीएम मोदी के नाम बलरामपुर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। तो बलरामपुर में ओबीसी बैठक बुलाई गई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। तो ओबीसी सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई थी और इस दौरान संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इसके बाद बैठक का निर्णय लेते हुए ज्ञापन सौंपने की कार्य योजना भी बनाई गई। हम लोग समस्त ओबीसी को गणना कराने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में अपना कार्य प्रारंभ किए हैं। इसी के तारतम्य में आज बलरामपुर जिले का हमारा बैठक हुआ। आज का हमारा बैठक का मुख्य एजेंडा है कि 90 वर्षों से जो हमारे ओबीसी समाज की गिनती नहीं हो रही है, हम राष्ट्रीय सरकार को, राज्य सरकार को बाध्य करना चाहते हैं कि वे हमारी गिनती करें, ताकि हम सभी ओबीसी समाज को हमारा जो उचित हक है वह हमें मिल सके। हम लोग तो खबर लखनऊ से, जहां पर प्रदेश में 74.43% अब तक वैक्सीनेशन का कार्य किया जा चुका है, यानी 1,68,834 हेल्थ वर्कर्स को अब तक वैक्सीनेट कर दिया गया है। लखनऊ में 12,662 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण होना था, लेकिन 7,811 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेशन दिया जा पाया है। तो 60% वैक्सीनेशन के बाद रेड कैटेगरी से बाहर लखनऊ में बलरामपुर में टारगेट से अधिक वैक्सीनेशन किया गया। बलरामपुर में 105.29% वैक्सीनेशन किया गया। फिरोजाबाद में सबसे कम वैक्सीनेशन की दर रही, तो सबसे अधिक बलरामपुर में, वहीं सबसे कम दर फिरोजाबाद में वैक्सीनेशन की रही। और लखनऊ में यानी प्रदेश में 74.43% ही वैक्सीनेशन हो पाया। 1,68,834 हेल्थ वर्कर्स का ही वैक्सीनेशन हो पाया। लखनऊ में 12,662 हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिया जाना था, लेकिन 7,811 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेट किया जा पाया। तो 60% वैक्सीनेशन के बाद रेड कैटेगरी से बाहर लखनऊ के बलरामपुर में ये टारगेट को अधिक तौर पर पूरा किया गया। तो बलरामपुर में 105.29% वैक्सीनेशन दिया गया। और वहीं मथुरा में आज होगी किसानों की महापंचायत। महापंचायत बीते कल मुजफ्फरनगर में हुई थी और ऐसे में मथुरा में एक बार फिर से महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत के समर्थन में यह महापंचायत बुलाई गई है। कृषि कानून के विरोध में महापंचायत का ऐलान किया गया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी महापंचायत में शामिल होंगे। बीते कल जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत किसानों की तरफ से बुलाई गई थी, उस दौरान भी आरएलडी नेता जयंत चौधरी वहां पे मौजूद रहे थे। और अब जो मथुरा में महापंचायत होनी है, यहाँ भी आरएलडी नेता जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। मोरकी इंटर कॉलेज में किसानों की महापंचायत होनी है। तो मथुरा में आज किसानों की महापंचायत होनी है। दरअसल ये जो 3 कृषि कानून सरकार की तरफ से लाए गए हैं, उसी का विरोध करने के लिए ये महापंचायत बुलाई जा रही है।
तो आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस महापंचायत में शामिल होंगे और इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत बुलाई गई थी। कृषि कानून के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई थी और अब मथुरा में ये महापंचायत किसानों की बुलाई जा रही है। तो लगातार तमाम राज्यों से ये प्रयास किया जा रहा है कि तमाम राज्यों के किसानों को एकजुट किया जा सके ताकि इस कृषि कानून का विरोध किया जा सके और इसी के तहत समर्थन जुटाने के लिए तमाम जगह पर महापंचायत का आगाज किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और वहीं रायबरेली में जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहा है अस्पताल। सीएचसी लालगंज अस्पताल में चल रहा है घूसखोरी का बड़ा खेल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से रुपए लेकर एक्सरे किया जा रहा है। मरीज से वसूले जा रहे हैं प्रति एक्सरे 500 रुपए। अवैध वसूली को लेकर के बीजेपी नेता ने हंगामा काटा। बीजेपी नेता रमेश सिंह ने सीएचसी लालगंज में हंगामा किया है। हंगामे के बाद डॉक्टर राजीव गौतम के सामने दलाल ने लौटाए हैं रुपए। तो अवैध वसूली को लेकर के बीजेपी नेता ने हंगामा काटा है। तो सीएचसी लालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस अस्पताल में दरअसल मरीजों से 500 रुपए प्रति एक्सरे लिया जाता है। तो अवैध तरीके से ये वसूली की जा रही है अस्पताल में। रायबरेली के सीएचसी लालगंज अस्पताल का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर घूसखोरी का बड़ा खेल लंबे समय से चल रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से रुपए लेकर के एक्सरे किया जा रहा है। तो मरीजों से वसूले जा रहे हैं प्रति एक्सरे 500 रुपए। और ऐसे में अवैध वसूली को लेकर के बीजेपी नेता ने हंगामा काटा है। बीजेपी नेता रमेश सिंह ने सीएचसी लालगंज में हंगामा काटा है। तो अवैध वसूली का खुलासा हुआ बीजेपी नेता के सामने ही और जैसे ही इस बात का पता चला तो जो दलाल वहां बैठे हुए थे उन्होंने बीजेपी नेता के सामने वो रुपए लौटाए। तो अवैध वसूली को लेकर के बीजेपी नेता ने हंगामा किया, जिसके बाद से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बीजेपी नेता रमेश सिंह ने सीएचसी लालगंज में हंगामा करना जब शुरू किया, इस बात की जानकारी तब लगी। तो हंगामे के बाद डॉक्टर राजीव गौतम के सामने ही दलाल ने रुपए लौटाए हैं। रायबरेली की खबर आपको बता रहे, जहां पर जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगाने का काम ये अस्पताल कर रहा है। सामुदायिक ये केंद्र बताया जा रहा है, जहां पर मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर के एक तरीके से खिलवाड़ हम कह सकते हैं, क्योंकि जब एक्सरे करवाने के लिए अगर कोई यहाँ जाता है तो उनसे 500 रुपए प्रति एक्सरे लिया जा रहा है। अवैध वसूली को लेकर के बीजेपी नेता ने हंगामा काटा है। बीजेपी नेता रमेश सिंह ने सीएचसी लालगंज में हंगामा काटा। हंगामे के बाद डॉक्टर राजीव गौतम के सामने दलाल ने रुपए लौटाए हैं। पर अधिक जानकारी के लिए असफ खान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असफ, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो रायबरेली के सीएचसी अस्पताल का मामला बताया जा रहा है, कितने लंबे समय से इस तरीके से घूसखोरी का ये काला कार्य चल रहा था? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी हुई हैं, कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग को लेकर मुख्यमंत्री जरूर सजग हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस जहां तक भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाना है वो कहीं ना कहीं से पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर अधिकारी पलीता लगाते जरूर दिख रहे हैं। कैमरे पे जो तस्वीरें कैद हुई हैं आप पर साथ दे सकते हैं, जिस तरह से 500 रुपए बीजेपी के कार्यकर्ता उसको वापस करा रहे हैं। एक्सरे के नाम पर यह पैसा लिया गया है, लेकिन कैमरे पे कैद होने जाने के बाद वो कहीं ना कहीं से इस बात को भी कबूल है और इस बात को बता भी रहा है कि 4 बजे या 5 बजे एक्सरे रूम बंद हो जाता है। उसके बाद वो अपने कारनामों को अंजाम देता है, लगातार पैसे लेके एक्सरे करता है, जबकि एक्सरे फ्री होता है। जी, लेकिन अगर यहाँ ये बात करें ऐसा, क्योंकि आपने अभी कहा कि लंबे समय से पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, क्या अस्पताल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी और इस बारे में क्या किसी ने कभी शिकायत नहीं की थी? देखिए, शिकायत होती है, लगातार शिकायत होती है, लेकिन जब अधिकारियों को बयान लिया जाता है उस पर साफ तौर पर अधिकारी यही कहते हैं कि हमको लिखित तौर पर शिकायत दी जाए। अब लिखित तौर पर पत्रकार लिख के देगा, वहां पर मरीज लिख के देगा। अगर मरीज लिख के भी देता है तो कहीं ना कहीं से उसको जांच के एक फाइलों में कैद कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। उसी का नतीजा है ये कि आए लगातार फोटो वायरल होती है और कहीं ना कहीं मरीजों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जांच लेकर मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन अधिकारी इस पर गंभीर नहीं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका असद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं गाजियाबाद में बुजुर्ग की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने गेट खुलवाकर बुजुर्ग को गोली मारी है। परिजनों ने अपने दामाद पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है।
परिजनों ने दामाद के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने गेट खोलकर बुजुर्ग को गोली मारी है। परिजनों ने अपने दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दामाद ने ही उस बुजुर्ग की हत्या की है। गाजियाबाद में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई है गाजियाबाद में। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये वो शख्स जिसकी हत्या की गई है, परिजनों ने अपने दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसमें इनके जो घर वाले थे उन्होंने उनको सबको भागते हुए देखा जिन लोगों ने गोली चलाई थी। उनमें से जो इन्होंने तहरीर दी है वो नामजद तहरीर दी है। इसमें इनका ही दामाद है त्रिलोक चंद भाटी, जिससे कि इनका कुछ विवाद चल रहा था अपनी बेटी और इसको लेकर। तो उसी कारण से इसने इनके ऊपर फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जो तहरीर आई है उस पर FIR दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और दबिश दी जा रही है इसके ठिकानों पर। बहुत ही जल्दी इसकी अभियुक्त की और इसके साथियों की जो इसके साथ थे उनकी गिरफ्तारी करके। इस पर ऋषभ भारद्वाज अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो मामला बताया जा रहा है, बुजुर्ग को गोली मारी गई है, इसके पीछे का कारण क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 3 बजे की ये घटना है जब 3 हथियारबंद बदमाश घर पे आते हैं, गेट खुलवाते हैं और बुजुर्ग के गेट खोलते ही उन्हें 3 गोली मार दी जाती है। हालांकि परिवार ने जो उनका दामाद है उसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, क्योंकि परिवार का कहना है कि काफी समय से जो दामाद है उनका और इनका विवाद चल रहा था, जिसके चलते इनकी हत्या की गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।